हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रे, बीम एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पढ़ाई शुरू करने से पहले इमेजिन करिए कि आपको क्रिकेट के मैच के बारे में कुछ नहीं पता है कि एक ओवर में कितने बॉल होते हैं, आउट कैसे होता है, एलपीडब्ल्यू क्या होता है, कैच के क्या नियम है, छक्का चौका का क्या नियम है, कुछ नहीं पता और आप क्रिकेट का मैच देखने पहुंच गए। कोइंसिडेंटली उसी दिन जितना देर आपने मैच देखा, प्रत्येक बॉलर एक ओवर में 9 बॉल फेंका, यानी 3 बॉल, 6 बॉल और 3 वाइड बॉल। आपको तो वाइड का कुछ पता नहीं है, तो आप जब घर आइएगा तो यह नियम जान के आइएगा कि एक बॉलर एक ओवर में 9 बॉल फेंकता है। और यह नियम का प्रचार करिएगा कि भाई देखिए, क्रिकेट के मैच में एक ओवर में 9 बॉल होता है। और यह तब तक सही रहेगा जब तक कि दोबारा कोई मैच ना देखे। दोबारा कोई मैच देखेगा तो वह देखेगा कि नहीं, एक ओवर में 6 बॉल होता है। तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, वाइड का भी कुछ मतलब है कि एक खास लाइन के बाहर से बॉल जाएगी तो उसको वाइड कहा जाएगा। तो एक नई बात पता चलेगी, वाइड बॉल। और इस तरह से रोज रोज अलग अलग प्रकार से देखते देखते एक समय आपको क्रिकेट का सारा नॉलेज पता चल जाएगा, सारे नियम पता चल जाएगा। साइंस में भी नियम ऐसे ही पता चलता है। भगवान ऊपर से कोई किताब लिख के नहीं भेजे हैं कि भाई लाइट कैसे काम करता है, मोशन का क्या नियम है, फोर्स का क्या नियम है, कुछ नहीं। साइंटिस्ट देखते हैं और देख के नियम बनाते हैं। वह नियम जब तक दूसरी घटनाओं को एक्सप्लेन सही सही करता है तब तक सही है, और जिस दिन गलत हुआ उस दिन नया नियम आता है। तो लाइट के साथ में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जिसमें से एक दो तो आप लोगों को पढ़ना भी है। आप लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और साथ में पढ़ना है रिफ्रैक्शन। ऊंचे क्लास में जाइएगा कि दो और घटनाएं पढ़िएगा। एक पढ़िएगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। और यदि ग्रेजुएशन में चले गए और आपकी किस्मत खराब हुई, आपने फिजिक्स ऑनर्स ले लिया मेरी तरह, तो आप पढ़िएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी। इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यह सब क्या है इसके बारे में कोई कुछ नहीं पता। खैर, पता नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस के बहुत बाहर की चीज है। पर एक इंटरेस्टिंग बात, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुने हैं? यस सर, उन्होंने फॉर्मूला दिया था E=mc²। अलख पांडे जो टीचर है, हाथ पे लिखवा के रखे हैं E=mc²। इतना फेमस फॉर्मूला है। परंतु आइंस्टीन को इस फॉर्मूला के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था। किसी भी फील्ड में, साइंस हुआ या फिर समाज कल्याण हुआ या साहित्य हुआ, पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ा अवार्ड मिल सकता है वह है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज आइंस्टीन को मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत कमाल का थ्योरी था और बहुत इजी थी। तो अब आप लोग के लिए गूगल क्वेश्चन है या फिर एआई से आप लोग पता लगाइएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? और यदि आपको समझ में आ गया तो हमको भी कमेंट पे बताइएगा, और नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछिएगा, हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। यह तो हुआ इंटरेस्ट लगाने के लिए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, यह सभी घटनाएं एक दूसरे को से एकदम अलग। एक थ्योरी से रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, परंतु उस थ्योरी से इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन एक्सप्लेन नहीं है। और जिस थ्योरी से यह चारों एक्सप्लेन हो जाएगा उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होगा। ये लाइट के बारे में समझने की जो कहानी थी, प्रक्रिया थी, न्यूटन से शुरू हुई और आइंस्टीन तक आई। आखिरकार 1921 में लोगों ने लाइट के बारे में, जो आज हम लोग मानते हैं कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज पार्टिकल नेचर, इस पे सहमति बनी थी। खैर, इन सभी बड़ी बड़ी बातों को जाने देते हैं। हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो बाबू,
लाइट जब किसी सोर्स से निकलती है, जैसे कि यह मोबाइल है मेरा, इसको हम टॉर्च ऑन करें तो यहां से फ्लैश लाइट निकल रही है। यहां पे देखा जाए तो इसका कोई लाइन यहां से निकलता हुआ दिख नहीं रहा है कि इसमें से ऐसी रेखाएं निकल रही है, कुछ दिख नहीं रहा है। बस हो इतना ही रहा है कि इसको हम सामने रखते हैं तो मुंह पे रोशनी बहुत सारी आ जाती है। रिफ्लेक्शन या इमेज फॉर्मेशन जैसी घटनाओं में एक चीज कॉमन है, यहाँ पे लाइट का इंटरेक्शन बड़ी ऑब्जेक्ट से होता है जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा है। लाइट का वेवलेंथ क्या है सर? 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में यह सभी वेवलेंथ है लाइट का, जो विबजियोर था उसका। तो जब लाइट का इंटरेक्शन किसी बड़ी ऑब्जेक्ट से हो उस समय एक माने छोटा सा अजम्पशन सही हो जाता है। जैसे देखो 380 नैनोमीटर का क्या मतलब है? यहां पे एक सोर्स है, यह एक कैंडल है जिससे लाइट निकल रही है। लाइट निकल रही है तो हर एक दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, सभी दिशाओं में। अब यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है इसका वेवलेंथ बहुत छोटा है, मतलब जो सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला लाइट है वो अभी है 350 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर यानी 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, इतनी छोटी। तो उस समय ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि सोर्स से लाइट एक स्ट्रेट लाइन के रूप में निकल रही है, क्योंकि इतनी छोटी वेवलेंथ तो वेव बनाएंगे भी तो एकदम ऐसे ही से बनाएंगे, ये भी बहुत बड़ा है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि सोर्स से लाइट स्ट्रेट लाइन के रूप में निकल रही है। इसी स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है रे। एक्चुअली में कोई ऐसा रे है नहीं, आप लाइट जला के देख लीजिए ऐसा कुछ दिखता नहीं है, पर हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी सोर्स है उससे सभी दिशाओं में स्ट्रेट लाइन के रूप में लाइट निकलती है। जिसका एरो हेड है या तीर का वाला नोखी है, यह बताता है लाइट किस दिशा में जाती है। इसी एरो हेड को कहा जाता है रे। यह एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सोर्स से खींची जाती है और यह स्ट्रेट लाइन में चलती है तब तक जब तक कि कोई रास्ते में ऑब्स्टेकल या बाधा न मिल जाए इसको। जैसे बाधा मिलती है टकरा के कहीं मुड़ जाएगी, अगर मीडियम चेंज हो गया तो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, ऐसे चलते चलते ऐसे मुड़ जाएगी अगर मीडियम में परिवर्तन हो। तो रे क्या है? व्हाट इज रे? तो आप कह सकते हैं कि रे इज अ स्ट्रेट लाइन। रे इट इज a straight line with arrowhead drawn from source of light। इसका जो एरो हेड में एरो है यह लाइट की दिशा बताता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट को बताता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां से नोट करने वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट, यह जो रे का कॉन्सेप्ट है यह एक इमेजिनरी जो लाइन का कॉन्सेप्ट है, यह तब तक ही वैलिड है जब तक कि रे का लाइट का इंटरेक्शन वैसे ऑब्जेक्ट से हो जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा है। यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन, इन सब घटनाओं को हम लोग रे के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब ऑप्टिक्स को रे के कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाता है उस ऑप्टिक्स को कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्योंकि जो भी आप लोग ज्योमेट्री पढ़े हैं वो सब इसमें लग जाता है। ऑप्टिक्स के कई ब्रांचेज हैं, जैसे एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्लास 12 में पढ़िएगा वेव ऑप्टिक्स, अब बाद में आ जाएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ लाइट। तो रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट सोर्स से लाइट जो निकल रहा है उसको स्ट्रेट लाइन में इमेजिन करते हैं और इससे
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन, इन्हीं सभी घटनाओं को एक्सप्लेन किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? रे क्या है यहां से नोट कर दीजिए। और यह एरो हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से लाइट की दिशा पता चलती है। अब एक सोर्स से कोई एक रे नहीं निकलती है, ऐसा माना जाता है कि एक सोर्स के हर एक बिंदु से, अगर यह एक सोर्स है, इसके हर एक बिंदु से रे निकलती है, सभी डायरेक्शन, ग्रुप ऑफ रे निकलती है, एक रे नहीं, ग्रुप ऑफ रे। अब इसमें से अपने कॉन्टेक्स्ट में जितने रे की आवश्यकता होती है उसी को हम ड्रॉ करते हैं। जैसे इमेज बनाएंगे तो एक सोर्स से हम लोग 2 रे निकालेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। रे यानी ग्रुप में निकलती है, तो ग्रुप वाली रे का नाम दिया गया है, ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। तो नेक्स्ट है बीम। ग्रुप of ray is called बीम। अब अलग अलग सोर्स का अगर हम लोग बीम माने रे डायग्राम बनाए तो देखिए कैसा दिखेगा। जैसे आप लोग के पास मोटरसाइकिल होगी, मोटरसाइकिल में एक हेडलाइट होता है, इससे लाइट निकल के फैल जाती है, पूरे सड़क को रोशन कर देती है। अगर उसका हम लोग रे डायग्राम बनाए तो क्या ऐसा बनेगा कि एक है सोर्स और इससे जो रे निकल रही है सभी दिशाओं में फैल रही है, यानी एक पॉइंट से निकल के सभी दिशाओं में फैल रही है। ऐसे बीम का नाम दिया गया है डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम। अब क्या तुम लोग 2 सोर्स का नाम सोच सकते हो जिससे लाइट डाइवर्ज करता हो? एक तो मैंने बता दिया हेडलाइट, दूसरा मोबाइल का फ्लैश लाइट, जैसे जलाते हैं इतना छोटा जगह से लाइट निकलता है और पूरा इतना जगह को रोशन कर देता है, ऐसे को कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। अब तुम लोग के लैब में मैग्नीफाइंग ग्लास होगा और तुम लोगों ने जरूर उससे कभी ना कभी कागज जलाया होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास को लेते हैं, धूप में रखते हैं, सामने में पेपर रखते हैं, पेपर पे छोटा सा प्रकाश का चमकीला किरण बनता है, छोटा सा स्पॉट बनता है लाइट का, और धीरे धीरे कागज में लाइट आग पकड़ लेती है। वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे बहुत सारी रे एक जगह पे जमा हो रही है, बहुत सारी रे एक जगह पे जमा हो रही है। तो इसका अगर हम लोग रे डायग्राम बनाए तो यहाँ पे दिखेगा बहुत सारी रे एक जगह पे जमा हो रही है। ऐसे बीम को, ग्रुप ऑफ लाइट को कहा जाता है कन्वर्जिंग बीम। अब इमेजिन करो कि तुम जिस घर में बैठे हो उसका पूरा जो छत है वह पूरा छत ही लाइट है, मतलब पूरे छत से रोशनी आ रही है। तो उससे जो रोशनी आ रही है किस प्रकार से आएगी? क्या वो कन्वर्जिंग होगी कि डाइवर्जिंग होगी? तुम कहोगे सर ना कन्वर्जिंग होगा ना डाइवर्जिंग होगा, सभी स्ट्रेट लाइन में आएगी क्योंकि इतना बड़ा सोर्स है, तुम इतने छोटे हो। यानी जो सोर्स हमसे बहुत दूर और बहुत बड़े हैं उनसे आती हुई लाइट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं पैरेलल लाइन के रूप में, और ऐसे बीम को कहा जाता है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम। तो बीम टोटल 3 प्रकार की होती है, डाइवर्जिंग एक जगह से निकल के फैलने वाला, कन्वर्जिंग एक जगह पे जमा होने वाला, और पैरेलल जब रे एक दूसरे के पैरेलल रहे। बात क्लियर है? अब देखो 2 डिवाइसेस के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, मिरर और लेंस। मिरर का सिंबल ऐसे बनाते हैं, मिरर का सिंबल ऐसे होता है, ऐसा सीधा लाइन और पीछे कंघी जैसा बना देंगे, यह हो गया प्लेन मिरर। ऐसे कटोरा जैसा बनाए, पीछे कंघी जैसा बना दिए, या फिर कटोरा जैसा बनाए और अंदर में कंघी जैसा बना दिए, इन दोनों को कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। और नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है आगे लेंस के बारे में, इस प्रकार से और इस प्रकार से। यह सभी सिंबल है अलग अलग लेंस के, ये सभी हो गए लेंस और यह सभी हो गया मिरर। अब हम लोग मिरर और लेंस का नाम देना सीखेंगे।
जो मिरर लाइट को फैलाए उसको कहा जाएगा डाइवर्जिंग मिरर, जो मिरर लाइट को जमा करे उसको कहा जाएगा कन्वर्जिंग मिरर। उसी प्रकार लेंस में भी जो लाइट को जमा करे कन्वर्जिंग, जो फैलाए वह डाइवर्जिंग। तो आगे एक लिस्ट है, इसको देखिए और इसको मिलान करिए कि कौन सा कन्वर्जिंग है कौन सा डाइवर्जिंग है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। हेलो 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 हेलो, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं बीच क्लास में। हेलो, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हाँ, तो थोड़ा समय लग जाता है, कर लेते हैं तो बात करते हैं। ठीक है, तो इतना देर का रिकॉर्डिंग तो तुम्हारा फोन आया गया, हम फिर से रिकॉर्ड करना हो है? क्या किए हैं? हेलो, 1 घंटा और लगेगा, ठीक है, 1 घंटा या उससे कम। हाँ, चलिए, ये फोन भी गया। अब आते हैं हम लोग मिलाने, कौन सा कन्वर्जिंग कौन सा डाइवर्जिंग। देखिए यहाँ पे सभी लाइट को यह जमा कर रहा है, देखिए एक जगह पे जमा कर रहा है, इस एरो हेड से देखो तो यह होगा कन्वर्जिंग मिरर, यानी 2 नंबर। दूसरा, यह लाइट को देखो ऐसे गया और यहां से फैल गया, एरो हेड को देखो, यह लाइट को फैला रहा है, फैलाने वाले को कहते हैं डाइवर्जिंग, और यह लेंस है तो यह हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस, यानी 3 नंबर। यहाँ पे इस मिरर को देखो, इससे लाइट फैल रही है, पैरेलल आई और उसके बाद फैल गई, इसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर, यानी 3। और यहाँ पे यह जो लेंस है लाइट को जमा कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, यानी 4। 1 नंबर कोई नहीं है, डाइवर्जिंग मिरर कौन है भाई? डाइवर्जिंग मिरर मम्मी गलत मारती है, यह तो है डाइवर्जिंग मिरर है ना, डाइवर्जिंग मिरर 1 नंबर और 3 नंबर, हाँ 1। ठीक है, तो यह तो हुआ रे बीम इस सब का कंसेप्ट। अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। अच्छा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, अब यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि लाइट सोर्स से निकलती है और तब तक स्ट्रेट लाइन में चलती है जब तक कि मीडियम चेंज ना हो जाए या फिर किसी ऑब्स्टेकल से ना टकरा जाए। लाइट के इसी गुण को कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। याद रखना, यह ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही सही है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट travels in a straight line in a middle. This is called rectilinear propagation. Linear propagation. This is called rectilinear propagation. अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो बच्चा, रिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं कि 2 तरह की ऑप्टिक्स के दृष्टि से 2 तरह की ऑब्जेक्ट होती है। एक
जिसको देखने के लिए टॉर्च जलाना पड़ेगा, यानी सोर्स ऑफ लाइट की आवश्यकता है। रात के अंधेरे में अगर रोशनी कहीं से भी ना हो तो आप किताब को नहीं देख सकते हैं, टेबल को नहीं देख सकते हैं, फैन को नहीं देख सकते हैं, दूसरे किसी आदमी को नहीं देख सकते हैं। तो वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट ना निकले उसको कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा ऐसा है जो खुद लाइट देता है, यानी उस जिसको देखने के लिए टॉर्च जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह खुद टॉर्च है, उसको कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर सोर्स ऑफ लाइट। अब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे इस मोबाइल को मैं कैसे देखता हूं, ऊपर यहाँ पे लाइट है, लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट आई, इससे टकराई और टकरा के मेरे आंखों में प्रवेश की। अब मेरे आंख में लाइट यहां से प्रवेश कर रही है तो यह चीज हमको दिखाई देगी। यानी अगर लाइट टकरा के किसी सरफेस से बाउंस बैक नहीं करती तो इस धरती पे अधिकांश चीजें हम लोग देख ही नहीं पाते। और लाइट के इसी टकरा के अपने पुनः उसी मीडियम में वापस जाने की घटना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट जब किसी ऑब्स्टेकल से या फिर ऑप्टिक ऑब्जेक्ट से टकराती है तो टकरा के फिर से अपने पुराने मीडियम में वापस चली जाती है। जैसे यह ऑप्टिक मीडियम है, एक मिनट, हेलो, हाँ, बाबू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद बात कर रहे हैं ना, कैमरा चालू है, बोर्ड चालू है, सबको हमको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा जितना बड़ा है, क्योंकि सामने में रखे हुए हैं मोबाइल, नहीं रिसीव करेंगे तो वो छोड़ो, हमको भी रिकॉर्ड करने दो, बाद में बात करते हैं बाद में बात करते हैं। तो ठीक है, हम फ्लाइट मोड में डाल देते हैं, आधा घंटा और लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट किसी सतह से टकराती है तो टकरा के फिर से उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इसी घटना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो चलो पहले रिफ्लेक्शन को लिख लेते हैं, तब हम लोग रिफ्लेक्शन के टाइप और रिफ्लेक्शन के नियम को पढ़ेंगे। बाउंसिंग बैक of light from a surface is called reflection. जैसे आप लोगों ने शीशा चमकाया होगा बचपन में, धूप में मुंह देखने वाला शीशा लेके ऐसे ऐसे करते हैं तो घर की दीवार पे भी लाइट का एक दिखता है चमकीला बिंदु, यानी सूरज से रोशनी आई, शीशा से टकराई और टकरा के दूसरे दिशा में चली गई, इसी घटना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसका रिफ्लेक्शन का अगर हम रे डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, एक मिरर है जिसपे हम लोग रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे यह एक मिरर बना देते हैं, दूसरा पेज, यहाँ पे एक हम मिरर बना लेते हैं, यह हुआ प्लेन मिरर, बहुत सारी लाइट आई, जो लाइट आती है उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, ये सभी हुई इंसिडेंट रे। और मिरर से टकराने के बाद ये सभी रे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई, देखो इसमें तीर बाहर जाते हुए, इनको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। और इस पूरे घटना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। लेकिन यह सतह स्मूथ ना हो, जैसे कि दीवार, देखो तुम्हारा शीशा जिसमें तुम मुंह देखते हो उसमें भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और जो घर की दीवारें हैं उसमें भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, पर शीशा में तुम्हारा मुंह साफ साफ दिखाई देता है, पर किसी के दीवार में मुंह दिखता है साफ साफ नहीं दिखता है। तो वहां भी जो सतह है वह ऐसे खुरदुरी है,
और इससे जब लाइट टकराती है, जैसे यहां से इंसिडेंट रे, या इंसिडेंट रे, या इंसिडेंट रे, पैरेलल रे आई और टकराने के बाद कोई जाएगा ई रे घाट, कोई जाएगा बी रे घाट, कोई जाएगा कहीं और। यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वह पैरेलल रे नहीं है, सभी रैंडम डायरेक्शन में है, मतलब सब छितरा गया है, स्कैटर कर गया है। तो इस तरह से हम लोग दो प्रकार का रिफ्लेक्शन बताते हैं। एक रिफ्लेक्शन जो स्मूथ पथ से होता है, इसमें पैरेलल रे टकराने के बाद भी पैरेलल रहती है, रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहती है। और दूसरा वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद स्कैटर कर जाती है, सब तरफ बिखर जाती है। ऐसे रिफ्लेक्शन को कहा जाता है स्पेक्टिक्युलर रिफ्लेक्शन। स्पेक्टिक्युलर या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूजन। तो रिफ्लेक्शन होती है दो प्रकार की, एक स्पेक्टिक्युलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन। तो पहले इसमें हम लोग अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर, हेडिंग दीजिए, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज are parallel to each other. और इसमें रिफ्लेक्टेड रे स्कैटर are scattered। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ। दूसरा, रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है, जैसे शीशा, मिरर, इस तरह के स्मूथ सरफेस से होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस और यह होता है रफ सरफेस से, जैसे दीवार हो गया, आपका चेहरा हो गया, मोबाइल फोन हो गया। अब देखो मुंह में क्रीम लगा लोगे बहुत ज्यादा तभी रफ ही रहेगा क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत सारे गड्ढे हैं जो क्रीम से भरेंगे नहीं, रफ सरफेस से होता है। कि सर मुंह में ज्यादा क्रीम पोत लेंगे तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, खूब ज्यादा पोत लेंगे तो सर मेरे मुंह में दूसरे का मुंह दिखाई दे देगा, नहीं, उसके लिए ग्राइंडर से इसको चिकना करना पड़ेगा एकदम बराबर। तीसरा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्लियर इमेज बनता है, फॉर्म क्लियर इमेज। देखो बाबू, क्लास करने के दौरान अपने कॉपी में खुद से नोट्स बनाइए, वह सबसे बेहतर है। इसको पढ़ने के बाद अपने शब्दों में नोट्स बनाइए। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आप कॉपी पेस्ट ना मारे बोर्ड पर। बहुत सारे टीचर्स को मैं देखता हूं, वो लोग पढ़ाते हैं, वो लोग इस तरीके से लिखते हैं कि आप बोर्ड पर से चुपचाप उतार के छाप लीजिए। तो उस तरीके का जो नोट्स बनते हैं, वे नोट्स सिर्फ एक ही काम में आते हैं, भूजा खाने के काम में।
आप पढ़ के उस पर उस कॉपी को बेच दीजिएगा, अब बाद में भूजा वाला उस पर भूजा बेचे, आपके यहाँ कुछ नहीं गए। क्लास में पढ़ने के बाद अपना नोट खुद से बनाइए। व्हाट इज रे अपने भाषा में लिखिए, बीम के प्रकार, रेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन, इरेगुलर का डिफिनेशन, दोनों में अंतर अपने भाषा में लिखिए, बाकी इनपुट तो मैं दे दे रहा हूं। 3 नंबर, डू नॉट फॉर्म्स क्लियरली। यह 2 तरह के रिफ्लेक्शन और उनमें अंतर। अब आइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। देखो बच्चा, पहले रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को समझ जाइए। मैं एक प्लेन मिरर बनाता हूं, प्लेन मिरर में सीधा लाइन खींचते हैं और नीचे कंघी जैसा डिजाइन बना देते हैं, यह हो गया प्लेन मिरर। यह कंघी जैसा डिजाइन शीशा के पीछे वाले भाग को दिखाता है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। अब इस पे एक लाइट इंसिडेंट होती है और टकराने के बाद ऐसे से जिस जगह पे टकराई है वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ऑप्टिक्स में रे को सॉलिड लाइन से दिखाते हैं और जो रे नहीं है हम लोगों ने ड्रॉ किया है लाइन, उसको डैश डैश लाइन से दिखाते हैं, ऐसे टूटे फूटे लाइन से दिखाते हैं। अब सबका नाम देख, जो लाइट सरफेस पे आ रही है अभी अभी बताया, उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। टकरा के जाने वाली रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस बिंदु पे यह रिफ्लेक्शन की घटना हुई है उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहो या फिर रिफ्लेक्शन, क्योंकि दोनों एक ही है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन। और इस सतह पे एक 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको कहा जाता है नॉर्मल टू द सरफेस या फिर नॉर्मल। अब इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, मतलब यह वाला, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आईसी, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कभी कभी कंफ्यूजन में बच्चे इस एंगल को मिरर से इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले कोण को इंसिडेंट एंगल कहा देते हैं, यह गलत है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ कोण, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंबल आई, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो इसको लिख ही देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंबल आई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का अपने से लिख लोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको आप लोग अपने से लिखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यह तो बात हो गई। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और एग्जामिनर्स का भी फेवरेट है, खूब पूछ लेता है सब, अगर उनको इजी क्वेश्चन पूछने का मन हो तो हेडिंग दीजिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्ट्रेट प्लेन मिरर, नजर में छुपा लूं, कहीं दूर जाए न दूं। 1 नंबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
E always greater than, हाँ ध्यान का, is always equals to angle of reflection. यानी I is equals to R. दूसरा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल through the surface all lies in same plane. सेम प्लेन, सेम प्लेन, प्लेन कहते हैं सतह को। यह इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही सतह पे होगा, मतलब इस सतह पे इंसिडेंट रे आया तो इसी सतह से रिफ्लेक्टेड रे होगा। ऐसा नहीं है कि इस पे इंसिडेंट रे आए और किसी और सतह से रिफ्लेक्टेड रे निकले, यही दो नियम। अच्छा, प्लेन मिरर का तो समझ गए। यह नियम क्या कर्व मिरर से या फिर रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसमें लागू होता है? जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए सही है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। फिर दूसरा पूछ लेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन के लिए सही है कि कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन के लिए सही है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यानी नोट नंबर 1, नोट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन is valid for all types of reflection, all types of reflection। मतलब वह रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से हो या रफ सरफेस से, वह रिफ्लेक्शन कर्व से हो या स्मूथ से हो, उल्टे हैं बोली, प्लेन स्मूथ सरफेस से हो या रफ सरफेस से हो, प्लेन से हो या कर्व से हो, हर एक जगह पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सही माना जाएगा, सही होता है। अब कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो वहां पर कैसे होता है? तो चलो हम एक कर्व सरफेस ले लिए और इस पे लाइट इस जगह पे इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें? तो देखो, जिस जगह पे लाइट इंसिडेंट करती है वहां पे टेंजेंट खींच लिया जाता है और इस टेंजेंट पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट पे 90 डिग्री का कोण बना के लाइन खींचेंगे, यह नॉर्मल होगा। इसके साथ कोण बना आई और उतना ही कोण बना के यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी। यानी कर्व सरफेस के समय हम लोग टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तुम कहाँ चल दिया भाई, तुम लोग को यह हुआ रिफ्लेक्टेड रे। आई और आर दोनों ही सूरत में आई इक्वल्स टू आर। ठीक है, कर्व रफ सरफेस है तो प्रत्येक रे अपने लिए नियम का पालन करेगा। ठीक है, अब आइए कुछ न्यूमेरिकल जो इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक दो तो हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं। मैच द फ्लोइंग के बाद क्वेश्चन नंबर 2, अरे इंसिडेंट along radius of spherical mirror,
व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्वेश्चन बढ़िया है ना। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी नॉन। एक स्फेरिकल मिरर के रेडियस के अलोंग एक लाइट इंसिडेंट करती है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चलिए 3, 2, 1 आ गया क्या? देखो बच्चा, जिसका जवाब आया है 90 डिग्री गलत है। इसका सही जवाब होगा 0 डिग्री। कैसे वह देखिए। स्फेरिकल मिरर के रेडियस के अलोंग, यह हुआ स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट, यह हुआ स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट, और इसका रेडियस ऐसे है, यहाँ पे सेंटर है और यह हुआ रेडियस। अब एक लाइट आती है सॉरी, एक लाइट है जो इस पे इंसिडेंट होती है रेडियस के अलावा। अब याद करो, सर्कल या स्फीयर में हम लोग क्या पढ़े थे? जो रेडियस होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। सर्कल में पढ़े थे, स्फीयर में भी वही सही है। स्फीयर के टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे यह जो इस बिंदु पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, उस पे यह रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। नॉर्मल तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे 0 डिग्री का कोण, यानी आई इक्वल्स टू 0 डिग्री। और जैसा कि हम लोग जानते हैं आई इक्वल्स टू आर, तो आर इक्वल्स टू 0 डिग्री। चलो हम तो बोले थे कि लास्ट क्वेश्चन है, एक और बना। क्वेश्चन नंबर 3, अरे इजी इंसिडेंट on plane mirror such that it forms 30 degree with mirror. Then what is angle of reflection? Option A 60 degree, B 30 degree, C 0 डिग्री, D 90 डिग्री। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बनाइए। आ गया क्या उत्तर? सर आ गया है सर। जिन लोगों का जवाब आया है 30 डिग्री गलत है, इसका सही जवाब होना चाहिए 60 डिग्री। चलिए देखते हैं। कहता है कि रे इंसिडेंट ऑन प्लेन ऑफ मिरर सच दैट इट फॉर्म्स 30 डिग्री विद मिरर, मिरर के साथ 30 डिग्री बनाता है। इसका डायग्राम बनाया जाए। यह रहा मिरर, हमारा प्लेन का मिरर। प्लेन मिरर पे लाइट इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट रे, और यह मिरर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और यह हुआ नॉर्मल। मिरर के साथ 30 डिग्री हम लोग जैसा जानते हैं, नॉर्मल टोटल 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह 30 तो यह 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 60 डिग्री। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग जानते हैं आई इक्वल्स टू आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यह रहा आज का क्लास। इसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग इमेज पढ़ेंगे, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज का गुण, और उसमें एक से एक बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल कि एक मिरर के सामने एक कार आ रही है 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो इमेज का स्पीड क्या हो, इस तरह का बहुत अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, लव यू, लव यू।
的花着，那就是为什么？